हेलो डियर फ्रेंड, आज हम बात करते हैं रोगों का मायाजाल। जी हाँ दोस्तों, द मैजिकल नेटवर्क ऑफ डिजीज। एक्चुअली क्या है ना, ये जो आजकल की जीवन शैली या लाइफस्टाइल है, इसमें मनुष्य पहले से ही इतने रोगों से घिरा हुआ है कि इसे और रोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है कि बाकी डिजीज भी हों। लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे पावरफुल ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो आजकल के मनुष्यों को डिजीज का गिफ्ट देने में जुटे हुए हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। मनुष्य को कंटिन्यूसली यह भरोसा दिलाया जाता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत आवश्यक है, और इसी कोशिश को डिजीज मॉनिटरिंग का नाम दिया गया है। डिजीज मॉनिटरिंग एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में यह डर पैदा कर देती है कि वह किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। जो व्यक्ति छोटी मोटी बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम वगैरह से पीड़ित है, उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि मानो उसे कोई भयंकर रोग लग गया हो जिसका इलाज होना 100% आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस रणनीति को रे मोयनिहान, इयोना हेथ और डेविड हेनरी ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज का नाम दिया है। इनका कहना यह है कि रोगों के बारे में झूठे और भ्रामक धारणाएं प्रचारित की जाती हैं ताकि स्वस्थ लोगों को बीमार बताकर बहुत सा पैसा बनाया जा सके। यही कारण है कि दवा कंपनियां नई नई बीमारियां, उनकी दवाएं बनाकर अपने ग्राहकों को संख्या बढ़ाने में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। डिजीज मॉनिटरिंग की शुरुआत 1879 में लिस्ट्रीन के आविष्कार से हुई थी। लिस्ट्रीन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि लिस्ट्रीन को माउथ वॉश के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन सबसे पहले एक सर्जरी में एज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और इसके और भी कई सारे इस्तेमाल किए गए थे, एज अ क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, फर्श क्लीनर, दांतों और सांस की बदबू के इलाज में डेंटिस्ट को बेचा गया था, और भी बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ। 1920 के दशक तक लम्बार्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिस्ट्रीन निर्माता को विश्वास हो गया कि उन्हें एक इलाज मिल गया है। अब जरूरत थी तो केवल बीमारी की, और एक नई बीमारी इजाद की गई जिसका नाम हैलिटोसिस रखा गया। जी दोस्तों, हैलिटोसिस मुंह की दुर्गंध के लिए एक अस्पष्ट मेडिकल टर्म था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लिस्ट्रीन हैलिटोसिस की एकमात्र चिकित्सा के रूप में दर्शाया गया कि बस इसका यही ट्रीटमेंट और कोई इलाज ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों ने हैलिटोसिस को एक ऐसी बीमारी बताया जो किसी भी व्यक्ति के करियर, रोमांस और वैवाहिक जीवन असफलता का कारण बन सकता है। फिर क्या था, जल्दी अमेरिका के 90% लोग हैलिटोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो चुके थे। रोग जिन्हें दिल का ताड़ बना दिया जाता है। एपीए को समुचित रूप से अमेरिकन साइकोफार्माकोलॉजिकल एसोसिएशन कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे सभी मानसिक बीमारियों का इलाज केवल और केवल दवाइयों को ही मानते हैं और दवाओं के प्रयोग को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक दुखद खबर यह भी है कि एपीए नई नई बीमारियों का आविष्कार करने में दवा के उद्योग के साथ सक्रियली एक्टिवली काम कर रहा है, जो कि समय समय पर मेडिकल साहित्य में शामिल की जाती है। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो अगर आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको कंपल्सिव शॉपिंग डिसऑर्डर है। अगर आपको गुणा करते हुए परेशानी होती है तो आपको डिस्कैल्कुलिया हो सकता है। अगर आप वेब सर्फिंग में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आप इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। जिम में ज्यादा वर्कआउट का मतलब है कि आप बाइगोरेक्सिया या मसल डिस्मॉर्फिया से पीड़ित हैं। अगर आपको नंबर 13 से डर लगता है तो पॉसिबल है कि आपको ट्रिस्काइडी का फोबिया है। ये नई नई बीमारियां अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में पाई जाने लगे तो डीएसएम के अगले अंकों में शामिल हो जाएंगे। किसी भी व्यवहार या पैथोलॉजिकल चेंजेस पर अगर दवाइयों का असर पड़ता है तो वह निश्चित रूप से एक व्याधि या रोग मान ली जाएगी। डीएसएम में स्वाद ही शामिल कर ली जाएगी। डीएसएम में शामिल 297 मानसिक रोगों में से कोई भी एक रोग ऐसा नहीं है जो कि वस्तुनिष्ठ तौर पर मापा जा सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये रोग पूरी तरह से विषय पूरक है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। एक साइकेट्रिक पैनल में बैठकर मनमाने ढंग से डीएसएम में दिए गए मानसिक विकारों के लक्षणों को बीमारियां प्रवर्तित कर दिया जाता है। उनका कोई मानक दंड या मापदंड नहीं होता। मतलब साफ है, ये लोग दवाइयों के हिसाब से नई नई बीमारियों का आविष्कार कर रहे हैं, ना कि बीमारियों के लिए दवाइयों का। आज किसी भी मनोवैज्ञानिक से मिलने का मतलब है कि आप एक मनोरोगी हैं और आपका एक असामान्य व्यवहार भी एक विकृति या रोग के रूप में देखा जाएगा। इस बात की 100% संभावना है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक के क्लिनिक से एक मनोरोगी का पदक लेकर ही बाहर आएंगे और आपके हाथ में आवश्यक रूप से बहुत लंबी दवाइयों का चिट्ठा होगा। आपके व्यवहार को किस प्रकार सामान्य किया जाए और किस प्रकार आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर खुद को सामान्य कर सकते हैं, यह सिखाने की वजह कोशिश यह रहती है कि आपको एक आसान सा तरीका बता दिया जाए, वह है दवाइयों का सेवन। यह तरीका आसान नहीं है लेकिन आपके लिए लाभदायक और आकर्षक भी है, क्योंकि इसके साथ ही मनोवैज्ञानिकों भविष्य की अनेक लाभदायक संभावनाएं जुड़ी है। मासूम बच्चों पर निशाना। बड़ी दवा कंपनियों का निंदनीय कार्य है। रोगों का निर्माण सिर्फ वयस्कों पर ही असर नहीं डालता, बल्कि यह आपके बच्चों पर भी निशाना साधता है। एक नई बुक बॉर्न विद एक जंक फूड डेफिशिएंसी फ्लैक्स क्वैक्स एंड हिंग्स पिंप द पब्लिक हेल्थ बड़ी बड़ी दवा कंपनियों की कलाई खोलते हुए उनके राज बताती है कि किस तरह इनकी साजिश के तहत मनुष्य की सबसे कमजोर कड़ी उनके मासूम बच्चों को जाल में फंसाया जाता है। अल्टरनेट के अनुसार बाल मनोचिकित्सा, जो कभी एक साधारण सी विशेषज्ञता मानी जाती थी, आज फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक अत्यंत सक्रिय और लाभदायक बाजार बन चुकी है। सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से लेकर चिड़चिड़ेपन तथा तुनक मिजाजी तक दवा कंपनियों के पास हर एक बच्चे के लिए कोई ना कोई गोली या दवाई है। यह सब एक अच्छी मार्केटिंग का ही नतीजा है कि आज का एक छोटा बच्चा तक मनी बम में परिवर्तित हो गया है। लेकिन यह कैसे हुआ? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जेन ऑल्सन कहते हैं कि यह बहुत ही आसान है। बच्चों के स्कूलों में छोटी मोटी तकलीफों के लिए मेडिकल रूम दवाई लेने के लिए दबाव डाला जाता है। घरों में दवाई लेने के लिए उन पर माता पिता अभिभावकों का भी दबाव होता है।
वहीं अस्पताल जाने पर डॉक्टर भी उन पर दवाएं लेने को लेकर मानसिक दबाव डालते हैं। इस तरह से बच्चे एक आदर्श मरीज बन जाते हैं। मतलब साफ है कि दवा कंपनियों के जीवन पर्यंत ग्राहक बन जाते हैं। एम.आर. जैन के अनुसार जो बच्चे शुरू में ADHD, बायोपोलर या किसी अन्य मानसिक रोगों की दवाइयां लेते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। वे बहुत ही सुचारू रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन इन बच्चों में जीवन भर इन मानसिक रोगों को लेकर एक बहुत बड़ा भय समाया रहता है, डर बना रहता है, जो इनके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी हावी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में ली गई दवाओं का साइड इफेक्ट उनकी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। एक नई रिसर्च स्टडी के अनुसार बच्चों को दी जा रही एलर्जी और अस्थमा की दवाइयों से मानसिक विकृति होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जिन बच्चों के मानसिक रोगी होने का पता चलता है, वे न केवल हमेशा के लिए रोगी बल्कि महंगे रोगी भी हो जाते हैं। उनकी दवाइयों का मासिक व्यय 10,000 अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री को निस्संदेह सरकार तथा अन्य लोगों की मदद मिल रही है। सरकार द्वारा चलाए गए नए नए अभियान जैसे पोलियो कैंपेन, शिशुओं की वैक्सीनेशन, अलग अलग जरूरी क्लिनिकल टेस्ट आदि इन फार्मा कंपनीज का काम बहुत ही आसान कर देते हैं। यह एक शर्मनाक बात है कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक सलाह लिखने में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। शोक कब चिंताजनक है? यदि हम एक शोक अवस्था की बात करें तो कह सकते हैं कि शोक की तीव्रता धीरे धीरे समय के साथ घटते हुए समाप्त हो जाती है। एक समय के साथ ये खत्म हो जाता है, लेकिन 10 से 20% लोगों को सामान्य होने में कुछ माह या वर्ष भी लग जाते हैं। एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक लंबे समय तक चलने वाला शोक एक लत की तरह काम करता है और हमारा जो ब्रेन है जाने अनजाने उसी आनंद में मग्न रहने लगता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके शोक से बाहर निकलना चाहते हैं तो कुछ टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि शोक रूपी अंधकार से बाहर आना इतना सहज नहीं होता, लेकिन हर एक मनुष्य इस काली गुफा के अंदर से बाहर निकलने में समर्थ है। 6 महीनों के भीतर ही आपको इस काली गुफा के दूसरे छोर पर रोशनी की किरणें दिखाई देने लगेंगी और आप अपने मनोबल द्वारा शोक अवस्था से पार कर सकते हैं। शोक अवस्था के दौरान व्यायाम बहुत मददगार साबित होता है। ध्यान और योग भी मनुष्य को तनाव रहित रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपका शरीर व दिमाग आपके खान पान पर डिपेंड करता है। यदि आपका आहार अच्छा है तो आपको कोई भी मानसिक रोग घेर नहीं सकता। अब मैं आपको डिजीज मॉन्जरी के कुछ और उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि बाल झड़ना या गंजापन, हेयर फॉलिकल डिसऑर्डर, पेट में दर्द या बोबल मूवमेंट में बदलाव, इरिटेबल बोबल सिंड्रोम, संकोच या शर्मीलापन, सोशल फोबिया, हड्डी कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बढ़ते बच्चों के मूड में बदलाव, बाइपोलर इन चिल्ड्रन, अनावश्यक रूप से टांगे हिलाना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, भूलने की आदत, माइल्ड कॉन्जेनिटिव इम्पेयरमेंट, कभी कभी सीने में जलन, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, सांस में बदबू, हैलिटोसिस, गाड़ी तेज चलाने की प्रवृत्ति होना, रोड रेज, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होना, ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिम में ज्यादा वक्त बिताना, मसल डिस्मॉर्फिया। इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट और बता देता हूँ। हर दवाई मरीज की स्थिति को और गंभीर बनाती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वीडियो सच में आपके बहुत काम का रहा होगा और आपके अपनों के लिए भी बहुत काम का हो सकता है। ये मानव हित में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आपसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें, दुनिया को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और जहां तक मैं जानता हूं आप इसे शेयर भी कर देंगे, लाइक कमेंट आपने कर ही दिया होगा। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।